नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद MS पर। आज हम बात करने वाले हैं एक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो रीट सिलेबस में है, वो है कोशिका। और कोई भी एग्ज़ाम ऐसी नहीं हुई है जिसमें कोशिका पर प्रश्न नहीं पूछे गए हों। तो ऐसी रीट में इतने पेपर हो गए, हर बार कोशिका पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज हम विद्यार्थियों की बहुत बड़ी मांग थी कि सर पहले वो चैप्टर लिए जाएं जो टिपिकल है, और बायोलॉजी की जो चैप्टर है उनके बारे में बात की जाए। तो मैंने पहला टॉपिक उठाया है कोशिका, और आज हम कोशिका के बारे में बात करेंगे कि क्या है कोशिका। और ये जो कोशिका वाला चैप्टर है वो आरबीसी और जो एनसीईआरटी बुक है उनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आरबीसी की बुक की बात करें तो क्लास 6 में ये चैप्टर दिया हुआ है और क्लास 9th में ये चैप्टर दिया हुआ है। तो हम 6 के अकॉर्डिंग न पढ़कर क्लास 9th के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और कुछ चीज़ें अगर 6 के अंतर्गत जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं 9th क्लास में आपको बता दूंगा, ताकि आपको 9th क्लास में थोड़ा डीपली दिया हुआ है। और हम एक भी ऐसा मौका नहीं कमाना चाहते हैं कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं आए जो आपको नहीं आ रहा हो। इसलिए हम कोशिका चैप्टर को 9th के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। थोड़ा डीपली है लेकिन ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना। और इसके बाद ये पार्ट 1 में आए या 2 में आए, जितने भी आएगा, कोशिका पर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के बाद। ये एक वीडियो आएगा या 2 वीडियो आएंगे, उसके बाद हम कोशिका के जितने भी प्रश्न बनते हैं, आज तक एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सब प्रश्नों की बात करेंगे। तो आपका कोशिका का चैप्टर कहीं अन्य से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सजीव की संरचना की जो मुख्य इकाई है, गांव के प्रत्येक बच्चे को यह परिभाषा आ रही है कि शरीर की मुख्य प्रकारात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। यह परिभाषा सबको आती है। यही है जीवन का आधार है कोशिका। कोशिका क्या है? जीवन का आधार है। जीवों को समस्त शरीर है वो कोशिकाओं से बना होता है। जितने भी जीव है उनका शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। और जीवों के शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न होती है। प्रत्येक जीव का शरीर है वो सूक्ष्म इकाइयों से बनता होता है। कोई भी जीव है उसका शरीर छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है, और ये इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है, सेल कहलाती है। इंग्लिश में बोलते हैं सेल, कोशिका। कोशिका जीवों की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये परिभाषा आपको 6ठी क्लास से आ रही होगी जब तक आपने विज्ञान पढ़ना शुरू किया है, कि कोशिका जीवों की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और एग्जाम में भी बार बार पूछी जाती है कि कोशिका जीवों की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो है कोशिका सेल। अब कोशिका के थोड़ी इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम 1665 ईस्वी की बात आती है। उसमें एक अंग्रेज वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक, जिसका नाम आपने सुना होगा। रॉबर्ट हुक ने साधारण सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कोरक की पतली काट में खाली स्थान या गुहाओं को देखा। जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना, उनकी तरह देखी गई थी। ये जैसे ऐसे मधुमक्खी की छत्ते की तरफ ऐसी कोरे की पतली छाल में खालिस्तान या गुहाओं को देखा, और उन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। इस टाइप से मधुमक्खी की छत्ते की तरफ ये गुहाएं देखी और इनका क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। और इन्होंने साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा था, और जो पतली काट देखी थी वो जो कोशिकाएँ थी वो कैसी कोशिकाएँ थी? मृत कोशिकाएँ। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाएं देखी थी वो मृत कोशिकाएं थी, और कोरक की पतली छाल में इन्होंने देखा था, ये मृत कोशिकाएं थी। इसके बाद 1674 ईस्वी में 14 साल बाद, 9 साल बाद, कितने साल बाद? 9 साल बाद 1674 ईस्वी की बात आती है में ल्यूवेनहोक आए थे। कौन आए थे? ल्यूवेनहोक, जिन्होंने विकसित सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। प्रश्न आ जाए जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किसने किया? तो ल्यूवेनहोक ने किया। जबकि कोशिका का अध्ययन किसने किया? सर्वप्रथम तो रॉबर्ट हुक ने किया। सर्वप्रथम कोशिका का अध्ययन रॉबर्ट हुक ने किया, जबकि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन ल्यूवेनहोक ने किया। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। और कोशिका से संबंधित जो विज्ञान होती है, मतलब जो कोशिका की जो संबंधित विज्ञान या शाखा होती है विज्ञान की, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। अब कोशिका विज्ञान प्रश्न
ऑप्शन नहीं आएगा, उसमें लिखा था साइटोलॉजी। एग्जाम में जो भी प्रश्न आ रहा है उसमें साइटोलॉजी इंग्लिश की टर्म लिखी आती है, तो आपको याद रखना है साइटोलॉजी है वो कोशिका से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें मतलब कोशिका का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। अब कोशिका के आधार पर जीवों के दो प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं एक कोशिक जीव यूनिसेलुलर, और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर या बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव क्या होते हैं? जो जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिक जीव कहलाते हैं, और जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है, बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। अब जो एक कोशिक जीव होते हैं इनके एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। पहला एग्जाम्पल है अमीबा, इसके अलावा पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये 4 एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये 4 एग्जाम्पल है। 2 एग्जाम्पल इसमें दिए हुए, 2 एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो आप ये 4 एग्जाम्पल याद रखना। ये चारों एग्जाम्पल किसके हैं? ये एक कोशिक जीवों के उदाहरण हैं। अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, इसके अलावा कुछ जीवाणु भी होते हैं। बहुकोशिक जीव की बात करें तो हमारा शरीर भी बहुकोशिक जीव है, हम भी बहुकोशिक जीव है, और जितने भी सजीव है, जीव जंतु है, पादप है, इन सब का शरीर है वो बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। ये मल्टी सेलुलर है, अनेक सारी कोशिकाएं होती है। और जो एक कोशिक जीव होते हैं इनमें जो प्रत्येक कार्य होता है वो उसी एक कोशिका द्वारा संपन्न होता है। जैसे अमीबा है, अमीबा का वही एक कोशिका खाने का कार्य करती है, वही कोशिका उत्सर्जन का कार्य करती है, वही कोशिका शोषण का कार्य करती है, अन्य कार्य भी वही कोशिका करती है। तो एक कोशिक जीवों में एक ही कोशिका पाई जाती है और वही सभी कार्य करते हैं। जबकि बात करें बहुकोशिक जीवों की तो उसमें अनेक कोशिकाओं के समूह उत्तक बनाते हैं, और हर उत्तक का अलग अलग कार्य होता है। कोई शोषण कार्य करता है उत्तक, तो कोई उत्सर्जन का कार्य करता है, कोई भोजन के पाचन का कार्य करता है। तो इसमें अलग अलग संरचनाएं पाई जाती है और सभी कार्य करते हैं। ये है पादप कोशिका, इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे। पादप कोशिका के बारे में पहले हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक कोशिक जीव में सभी जैविक क्रियाएं होती है। सभी जैविक क्रियाएं का मतलब पोषण है, शोषण है, उत्सर्जन है, वृद्धि है, जनन है, शरीर की एक ही कोशिका द्वारा संपन्न की जाती है। जबकि बहुकोशिक जीवों में विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के कोशिका समूह मिलते हैं, जिन्हें उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी है। क्या बोलते हैं? टिश्यू कहा जाता है, इन्हें उत्तक कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें तो अधिकतम कोशिकाएं होती हैं वो सूक्ष्म होती है, जो केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखी जा सकती है। इनका औसत व्यास 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन होता है। 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन होता है। अधिकांश कोशिकाएं सूक्ष्म होती है, जबकि कुछ कोशिकाएं काफ़ी बड़ी होती है। जैसे शुतुरमुर्ग के अंडे का व्यास होता है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब आप समझ सकते हैं। जैसे इनका व्यास की बात करें तो आप नॉर्मल 120 सेंटीमीटर माने तो भी 1 फुट की इनकी त्रिज्या होती है, और ये 2 फुट लंबे होते हैं व्यास में। अब 2 फुट देख सकते हो आप, इतना बड़ा अंडा होता है, वो एक कोशिका है। इसका मतलब सभी सूक्ष्म नहीं होते, लेकिन ध्यान रखना ऐसे मुर्गी का अंडे की बात करें तो वो भी एकल कोशिका है, जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। लेकिन अधिकांश कोशिकाएं ये होती है जिन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। आपको यहाँ 2 बातें याद रखनी है। पहले एक बात एक और देख लो कि कोशिकाओं की आकृति है वो जीवों में शरीर के उनके कार्य के आधार पर भिन्न होती है। मतलब ये नहीं है कोशिका की जो कार्य होता है उसके आधार पर उनकी आकृति होती है। मतलब जो बड़ा जीव है उसमें बड़ी कोशिकाएं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता। जो कोशिकाओं की जो आकृति होती है जीवों में शरीर का उनका कार्य क्या है उसके आधार पर उसकी आकृति निर्धारित होती है। 2 चीज़ें यहाँ याद रखनी है, और जो एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। प्रश्न आता है सबसे लार्जेस्ट सेल या बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसने मैंने बताया 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है, जिसका आकार होता है 100 से 150 सेंटीमीटर। जबकि सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो होती है पीपीएलओ, जिसे बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? माइक्रोप्लाज्मा। और इसके अलावा इसका दूसरा नाम भी है, जिसे बोलते हैं पादप जगत का जोकर या बहुरूपिया भी कहा जाता है इसे, पीपीएलओ को। पीपीएलओ का पूरा नाम होता है
निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसका फुल फॉर्म है। जो सबसे बड़ी कोशिका तो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा। इसके अलावा मानव शरीर की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। ये भी हम आगे वापस पढ़ेंगे। अब इसके बाद आता है कोशिका सिद्धांत, और इस पर भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। एक कॉमन प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत देने वाले दो वैज्ञानिक याद रखना आपको, एक तो है थियोडोर स्वान जो जंतु वैज्ञानिक थे, और दूसरा है पादप वैज्ञानिक है जो जिनका नाम आता है स्लेडन। और इन्होंने 1839 में 1838 या 1839 1838 या 39 में, देखो ऐसे याद रख सकते हो, थियोडोर स्वान है वो जंतु वैज्ञानिक है। स्वान का मतलब होता है कुत्ता, और कुत्ता जंतु है, इसका मतलब ये जंतु वैज्ञानिक है, ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। और जो पादप वैज्ञानिक है वो मैथ्या स्लीडन है। एक का याद हो गया तो आप दूसरा है पादप वैज्ञानिक है। एक जंतु वैज्ञानिक थे, एक पादप वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। और कोशिका सिद्धांत क्या करता है, कोशिका सिद्धांत की क्या बात करता है, ये कोशिका सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिका सिद्धांत की मुख्य मुख्य बातें हैं कि प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। या तो एक कोशिका होगा तो एक कोशिक, अनेक कोशिकाएं होगी तो बहुकोशिक। कोशिका सभी जैव क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। मतलब शरीर में जितनी भी जैव क्रियाएं होती है उनकी मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। सजीव में होने वाली समस्त क्रियाएं कोशिका के अंदर ही होती है। मतलब शरीर में जितनी भी क्रियाएं हुई, मैंने बताया था शरीर में जितनी भी क्रियाएं, उत्सर्जन है, शोषण है, जनन है, वृद्धि है, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो कोशिका के अंदर संपन्न होती है। इसके बाद कोशिका आनुवंशिकता की इकाई है, क्योंकि इनके केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। देखो कोशिका आनुवंशिकी की इकाई है। कोशिका क्या है, अनुवंशिकी की इकाई है, आनुवंशिकता की इकाई है। वैसे आनुवंशिकता की इकाई अगर कोशिका के अंदर की बात करें तो जीन आनुवंशिकता इकाई होती है, गुणसूत्र आनुवंशिकता इकाई होती है। लेकिन केंद्रक आनुवंशिक पदार्थ किस में पाया जाता है, कोशिका में। तो अगर मुख्य रूप से प्रश्न में अगर जीन का ऑप्शन नहीं है तो कोशिका मान सकते हैं कि आनुवंशिकता इकाई है। देखो कोशिका के अंदर जीन पाए जाते, गुणसूत्र पाए जाते हैं, और गुणसूत्र के अंदर जीन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में जीन हो तो प्राथमिकता जीन को देनी है, जीन नहीं है गुणसूत्र है तो गुणसूत्र को देना है, और गुणसूत्र भी नहीं है जीन भी नहीं है तो कोशिका है। ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद चौथी बात इन्होंने बताई कि नई कोशिकाएं पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से बनती है। मतलब नई कोशिकाओं को जन्म होता है, जो जन्म होता है वो पूर्व कोशिकाओं से होता है। ये बात इन्होंने बताई, ये चार बातें बनाई। इसके अलावा एक रुडोल्फ विर्चो भी आए थे इस सिद्धांत में। बाद में रुडोल्फ विर्चो ने भी बताया था कि उन्होंने एक टर्म दिया था रुडोल्फ विर्चो ने कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। उन्होंने कहा था कि नई कोशिकाएं पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से बनती है। ये उनकी बात कही है रुडोल्फ विर्चो, जो कोशिका सिद्धांत में वापस बाद में जुड़ गए थे। रुडोल्फ विर्चो ओमनी सेलुला ई सेलुला ऐसा कुछ टर्म दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आधुनिक खोजों के आधार पर कोशिका सिद्धांत पूर्णतः तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब प्रश्न ऐसा नहीं आता, प्रश्न आता है कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। मतलब कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, विषाणु, जीवाणु, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो ध्यान रखना जो विषाणु है उसमें कोशिकीय संरचना ही नहीं पाई जाती। मतलब सभी जीव कोशिकीय नहीं होती, सभी कोशिकाओं में इस पर केंद्र नहीं होता। देखो जो कोशिका सिद्धांत है उसके अपवाद की बात करें तो उसका मुख्य अपवाद आता है विषाणु, क्योंकि इसमें कोशिका संरचना ही नहीं पाई जाती, इस कारण इसका मुख्य अपवाद विषाणु है। दूसरी बात कि सभी कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है जैसे जीवाणु हो गया, नीललित शैवाल हो गया, माइक्रोप्लाज्मा हो गया, पीपीएल मतलब पादप जगत का बहुरूपिया जिसे कहते हैं, वो नील हरित शैवाल, जीवाणु और माइक्रोप्लाज्मा, ये तीनों हैं। इनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो भी कोशिका सिद्धांत के अपवाद कहे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन से हैं। तो एक तो है कोशिका सिद्धांत के अपवाद विषाणु, और दूसरा जीवाणु, नीलहरी शैवाल, ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद माने जाते हैं। ठीक है। इसके बाद कोशिका की संरचना की बात करें तो हम अब बढ़ेंगे जो पादप कोशिका और जो जंतु कोशिका है उनमें अंतर की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम इतना पढ़ेंगे कि पादप कोशिका की संरचना और जंतु कोशिका की संरचना है उनमें क्या क्या है, कैसी कैसी कोशिकाएं दिखनी है। तो ये है जंतु कोशिका की संरचना, ये है जंतु कोशिका की संरचना। आप इसमें देख पा रहे हैं, आपको एक इसमें देख पा रहे हैं, ये है इसका केंद्रक, और केंद्रक
जंतु कोशिका का केंद्रक है वो बीचों बीच पाया जाता है, मतलब बीच में पाया जाता है, बीचों बीच नहीं कह सकते, बीच में मध्य में पाया जाता है। ये हो गया। इसके अलावा इसमें विभिन्न कोशिकाएं जैसे गोल्जिकाएं है, जीवधर तंतु है, चिकनी अंतःपर्ती जालिका है, केंद्रक आवरण है, केंद्रिक का मतलब होता है केंद्रिका, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं, उसको इस भाषा में केंद्रिक कहा जाता है। केंद्रिक द्रव्य है, खुरदरी अंतःपर्ती जालिका है, कोशिका द्रव्य है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, तारकाय है, कोशिका झिल्ली है, सूक्ष्मांकुर है, ये सब इसमें संरचना पाए जाते हैं। जबकि अगर पादप कोशिका की बात की जाए तो रीट 2008 हुई थी, उस टाइम 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था, 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था कि जो पादप कोशिका है उसमें केंद्रक पाया जाता है बीच में परिधि की ओर। तो आपको ये ट्रिक से आप याद रखने सकते हैं कि जो पादप है, जो पादप कोशिका है, पै से पादप, पै से परिधीय, मतलब जो केंद्रक है वो परिधीय पाया जाता है, मतलब परिधि की तरह पाया जाता है। और आप देख पाते हैं बीच में ना होके यहाँ केंद्रक नहीं है, इसका केंद्रक कहाँ है, केंद्रक यहाँ है, तो इसका मतलब ये साइड में होता है। और ये साइड में क्यों होता है, ये होता है इस रिक्तिका की वजह से, क्योंकि ये बड़ी रिक्तिका पाई जाती है इसमें, और इस रिक्तिका की वजह से केंद्रक परिधि की तरफ पाया जाता है, परिधि पाया जाता है। और ये प्रश्न आया है 2012 में, रीट में पूछा जा चुका है, और 6th क्लास में भी ये दिया हुआ है, नॉर्मल सा प्रश्न है कि इसमें केंद्रक परिधि की तरफ पाए जाते हैं। और इसमें हम जो अंतर करेंगे उसमें हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे वापस। एक बार आप इन्हें देख लेना इसमें क्या क्या पाई जाती है। तो इसमें एक्स्ट्रा पाई जाती है, कोशिका भित्ति एक्स्ट्रा पाई जाती है, कोशिका झिल्ली उसमें भी पाई जाती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जिका, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, चिकन अंतःपर्ती जालिका, खुरदरी अंतःपर्ती जालिका, कोशिका द्रव्य, लाइसोसोम, जीवधर तंतु, हरित लवक। अब इनमें अंतर करेंगे तब आपको बताऊंगा कि कोशिका भित्ति है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि जो तारकाय है, तारक केंद्र है, वो केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी हम अंतर करेंगे, लेकिन हम पहले कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका में 3 घटक मुख्य रूप से, और हम कौन सी कोशिका की बात करें तो यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें। आपको थोड़ा सा बता दूं मैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक, और दूसरी होती है यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। अब देखो प्रोकैरियोटिक तो कोशिकाएं वे होती है जो आदिम कोशिकाएं होती है, इन्हें आदिम कोशिकाएं भी कहा जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को। और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या है, जिनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता और केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती। ये केंद्रक दिखाई दे रहा है, इसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाएगी, और जो केंद्रक में जो कोशिकांग है वो भी झिल्ली रहित होते हैं, मतलब इनमें कोशिकांग बिखरे होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक है। इसमें उदाहरण आता है, पहला उदाहरण आता है जीवाणु, दूसरा नील हरित शैवाल, इसे नील हरित शैवाल को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। और इसके अलावा PPLO माइक्रोप्लाज्मा, ये 3 एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक का है। और बाकी बच्चे हैं वो सब यूकेरियोटिक में आते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, मानव शरीर है, जंतु है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, इनका सबका शरीर यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बने हैं। तो हम यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का अध्ययन है वो हम करेंगे सूक्ष्म जीव वाला जो चैप्टर है अपना, सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में जीवाणु की बात करेंगे, वहाँ विषाणु की बात करेंगे, इसके अलावा वहाँ माइक्रोप्लाज्मा की बात करेंगे, नील हरित शैवाल की बात करेंगे। तो ये सब बात हम करेंगे उस चैप्टर में। तो अभी जो मुख्य संरचना पाई जाती है पादप कोशिका या जंतु कोशिका, कोई भी कोशिका है, इनमें जो मुख्य संरचना पाई जाती है वो मुख्य 3 संरचनाएं पाई जाती है। एक तो पाई जाती है कोशिका कला, जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला या कोशिका झिल्ली कहा जाता है जिसे, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा होता है कोशिका द्रव्य, जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और तीसरा होता है केंद्रक। ये 3 संरचनाएं मुख्य रूप से पाई जाती है, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब देखो ये तीनों के बारे में हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, एक तो होता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रक द्रव्य। देखो एक तो होता है केंद्रक द्रव्य,
मतलब केंद्रक द्रव्य का मतलब केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के मध्य पाने जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव्य। जैसे आपको मैं चित्र में दिखा दूं, ये रहा, ये चित्र है, इसमें आप देख रहे हैं ये केंद्रक है और ये केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर ये झिल्ली है, ये केंद्रक और इसके चारों ओर झिल्ली दिख रही है। इस झिल्ली और जो ये केंद्रक है इसके मध्य जो द्रव्य पाया जा रहा है वो कहलाता है केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है? ये कोशिका झिल्ली और ये केंद्रक, इसके मध्य जो द्रव्य पाया जा रहा है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये मैं आपको दिखा दूँ, देखो आप ये देख पा रहे हो, ये है, ये सब द्रव्य क्या है? ये है कोशिका द्रव्य। अब अगर केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिला दिया जाए तो ये पूरा कहलाता है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये होता है, आप समझ सकते हैं, आगे टर्म्स आएगी, कभी केंद्रक द्रव्य आएगा, कभी कोशिका द्रव्य आएगा, कभी जीव द्रव्य नाम आएगा, तो आपको ध्यान रखना है जीव द्रव्य क्या होता है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिला दें तो क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। और इसके बाद में अगर कोशिका द्रव्य की बात करें तो कोशिका और केंद्रक के मध्य द्रव्य, और अगर केंद्रक द्रव्य की बात करें तो केंद्रक और जो केंद्रक झिल्ली है उसके मध्य द्रव्य पाया जाता है, उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब पहली हम संरचना के बारे में बात करें, वो बात करें सेल मेम्ब्रेन। किसके बारे में बात करें? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला या जिसे कोशिका झिल्ली, जिसका दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका कला भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये सब आपको नाम याद रखने हैं। कोशिका कला कोशिका के जीव द्रव्य का सबसे बाहरी सजीव आवरण, मैंने बता दिया कोशिका के जीव द्रव्य का मतलब केंद्रक द्रव्य भी शामिल है, कोशिका द्रव्य भी शामिल है। उसका सबसे बाहरी जो सजीव आवरण है, मतलब बाहर का जो आवरण है वो कोशिका को बाह्य वातावरण से जो पृथक करता है, मतलब जो कोई भी कोशिका है, अब ये बाह्य वातावरण है और इससे कोशिका को जो पृथक कर रहा है वो क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली कहलाती है, कोशिका कला कहलाती है, कोशिका झिल्ली कहलाती है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इनकी मोटाई अलग अलग होती है, लेकिन लगभग 75 से 105 मतलब 75 से 105 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये एक त्रिस्तरीय आवरण है, ये बात आपको ध्यान रखना। मतलब त्रिस्तरीय आवरण का मतलब हो गया 3 लेयर्ड, मतलब 3 परतें हैं इसमें, 3 लेयर्ड। जैसे आप अभी कोरोना के समय मास्क पहनते हैं तो उसमें आते हैं ना 3 लेयर्ड, 2 लेयर्ड, 3 लेयर, 2 लेयर, वैसे कोशिका झिल्ली में भी 3 लेयर पाए जाते हैं, 3 स्तर का आवरण पाया जाता है जो प्रोटीन व फास्फोलिपिड अणुओं से बनी होती है। 2 बातें ध्यान रखना, एक तो त्रिस्तरीय आवरण है, दूसरा किससे बनी होती है। और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कोशिका जो झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, वो किससे बनी होती है। तो ये 2 बात नोट कर लेना, प्रोटीन और फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड का मतलब क्या है? फोस्फोलिपिड होते हैं वसा की व्युत्पन्न होते हैं, ये फोस्फोलिपिड मतलब जो फैट होती है उनकी व्युत्पन्न पाए जाते हैं फोस्फोलिपिड। तो प्रोटीन और फोस्फोलिपिड अणुओं की बनी होती है क्या? कोशिका झिल्ली। अब देखो आगे बात करें तो कोशिका कला है, वो कोशिका में प्रवेश करने वाले व बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है। कोशिका कला का कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली क्या कर रही है? जो कोशिका है उसकी जो अंदर और जो बाहर जाने वाले पदार्थ है उनका नियंत्रण करती है। और ये क्या करती है कोशिका झिल्ली? ये कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ को अंदर नहीं आने देती। इस कारण इस झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ये आप देख पा रहे हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली? तो वो कहा जाता है कोशिका झिल्ली को। अब देखो इसके अतिरिक्त कोशिका झिल्ली का एक कार्य तो हो गया, कुछ पदार्थों को अंदर आने देना है, कुछ को बाहर जाने देना है और कुछ को रोकना है गति को उनको। तो ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य करती है कोशिका झिल्ली। इनका दूसरा कार्य क्या करती है कि ये कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है। जंतु कोशिका को, कोशिका झिल्ली किसको आकार प्रदान करती है? जंतु कोशिका को। क्यों जंतु कोशिका को करती है, पादप कोशिका क्यों नहीं करती? क्योंकि पादप कोशिका में जंतु कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, इस कारण उनमें आकार प्रदान करने का कार्य करती है कोशिका भित्ति। जबकि जंतु कोशिका में आकार प्रदान करने का, आकृति प्रदान करने का कार्य करती है, वो करती है जंतु कोशिका। निश्चित आकृति प्रदान करने का कार्य कौन करती है? कोशिका झिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है। और जीव द्रव्य की सुरक्षा करती है, मतलब जो कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य भरा है अंदर, उनकी सुरक्षा करती है ये कौन? कोशिका झिल्ली। ये 3 कार्य याद रखना, चयनात्मक पारगम्य का कार्य करना, निश्चित आकृति प्रदान करना और जीव द्रव्य की सुरक्षा करना। ये 3 कार्य होते हैं कोशिका झिल्ली की। अब बात करें पादप कोशिकाओं की, तो पादप कोशिकाओं में कोशिका जो झिल्ली है, कला है, उसके चारों ओर एक निर्जीव परत पाई जाती है। अब देखो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो कोशिका झिल्ली आई थी वो तो होती है सजीव,
और जो कोशिका भित्ति की बात करें वो निर्जीव परत है। ध्यान रखना, कोशिका भित्ति निर्जीव होती है। आपने जो पेड़ पौधों की छाल देखी होगी, जिसे पेड़ पौधों की छाल होती है वो निर्जीव होती है, आपने देखा भी होगा, ऐसे फटी हुई होती है जगह जगह से। अगर केजरी की बात करें तो ऐसे फटी हुई सी होती है, छाल फट जाती है, सूख जाती है, तो वो क्या होती है, निर्जीव परत होती है, सजीव नहीं होती। ठीक है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहा जाता है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। मतलब इनमें ये पदार्थ पाए जाते हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसेकेराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टेट। इनके अलावा भी हम अगर बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टेट भी इनमें पाए जाते हैं। तो सेलुलोज, ये आपको इतना याद रख लेना, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज हेमीसेलुलोज याद रखना। इसके अलावा पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड, इनकी कोशिका भित्ति बनी रहती है। अब सेलुलोज ज़्यादा पूछा जाता है, सेलुलोज और पॉलीसेकेराइड, ये दो एग्जाम्पल आते हैं। अगर ऑप्शन आए एग्जाम में तो ये दो ज़्यादा आते हैं, सेलुलोज और पॉलीसेकेराइड बनी होती है। हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का कम आता है, नाम इनका दो का ज़्यादा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब पादप कोशिकाओं को जो आकृति का प्रदान कार्य किया जाता है, आकृति, निश्चित आकृति और जो निश्चित सुरक्षा प्रदान की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, कोशिका भित्ति के द्वारा। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। मतलब अगर रीट के लेवल के सवाल की बात करें तो ये सवाल बन सकता है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं रीट में, तो ये सवाल बन सकते हैं। हम डीपली लेके चलेंगे, लेकिन प्रश्न इजी पूछे जाते हैं, इस बात को हम नकार नहीं सकते। एक याद रखना, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभाजित किया जाता है। मतलब जो हम आगे बाद में पादप कोशिका और जो जंतु कोशिकाओं में अंतर पढ़ेंगे, पहले हम सभी कोशिकाएं पढ़ेंगे, जितने भी तीनों संरचनाएं पढ़ेंगे, उसके बाद हम अंतर पढ़ेंगे। तब हम इनमें अंतर करेंगे कि जो पादप कोशिकाएं होती है उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जो जंतु कोशिकाएं होती है उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये अंतर का आधार बनाएगा और इसके आधार पर हम अंतर करेंगे। इसके बाद जो दूसरी संरचना आती है वो होती है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है साइटोप्लाज्म। ये देखिए आप, साइटोप्लाज्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कोशिका जो द्रव्य है वो क्या होता है। ये आप थोड़ा सा देख लेना, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म क्या होता है। कोशिका में कोशिका जो कला है, अभी मैंने बताया, तो कोशिका झिल्ली और जो केंद्रक है उसके बीच का जो द्रव्य है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। देखो, कोशिका कला या कोशिका झिल्ली के व केंद्रक के मध्य उपस्थित पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब कोशिका द्रव्य में क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं ये देखना। तरल पदार्थ में कई सजीव संरचनाएं पाई जाती हैं। सजीव संरचनाएं कौन कौन सी होती है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग क्या होते हैं, जो कोशिका के जो अंग होते हैं उनको कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक की बात करें, गोल्जी काय की बात करें, अंतःपृथ्वी जालिका की बात करें, प्लास्टिड की बात करें, मतलब ये कोशिकांग है, ये पाए जाते हैं। सजीव संरचनाएं होती है जो कोशिका के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा कुछ निर्जीव संरचनाएं भी पाई जाती है। और तरल पदार्थ में जल पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है, वसा पाई जाती है, अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग कौन कौन से पाए जाते हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें हर बार प्रश्न पूछा जाता है। रेट में 2 या 3 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, तो इसको ध्यान से पढ़ना। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं। अब देखो, बात याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं वो केवल किस में पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक मैंने बताया था कि जो कोशिकांग है वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें ऑक्जिसोम पाए जाते हैं जो उन्हें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। लेकिन जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए आवश्यक शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना, और इसलिए इसे कोशिका का क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ध्यान रखना। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है,
तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। और जो छोटी मोटी एग्जाम जैसे राजस्थान पुलिस है, एलडीसी है, इनमें तो ये कॉमन प्रश्न है, कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत, कोशिका का किचन, कोशिका का पावर हाउस बहुत बार पूछा जाता है, तो ये याद रखना, कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। अब देखो, एक जीव की विभिन्न कोशिकाओं में, मतलब एक जीव की अलग अलग कोशिकाएं होती है, शरीर में करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती है, लाखों कोशिकाएं पाई जाती है, उनमें अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाते हैं। जिन कोशिकाओं की ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक होती है। मतलब जिनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी उनमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगी, जिनमें कम आवश्यकता होगी उनमें कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगी। नॉर्मल सी बात है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी 1880 में। किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया खोज की थी कोलिकर ने, और नामकरण किसने किया था? बेंदा ने किया था। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। 1880 में इनकी खोज की गई माइटोकॉन्ड्रिया की। 1880 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज की थी। खोज किसने की? कोलिकर ने। नामकरण किसने किया था? बेंदा ने। ये आपको ध्यान रखना है। आप देख, बेंदा ने नामकरण का नहीं पूछता है, खोज की बात पूछते हैं, तो आप याद रख सकते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में को आ रहा है, और इस को से आप समझ सकते हैं कोलिकर। ये आप इसे याद कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ याद करने का, आप सबका अलग अलग तरीका होता है याद करने का, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर कोई जिसके पास नया तरीका नहीं खोज सकता तो को से कोलिकर याद रख लेना। 1880 में इसकी खोज की गई थी, बेंदा ने इसका नामकरण किया था, ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो कोश माइटोकॉन्ड्रिया है वह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको साथ में बता दूं कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं कौन कौन सी है, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, PMN, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये तीन नाम याद रखना है। और जो तीनों क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं है। बात करें पी का मतलब क्या है, तो पी का मतलब होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड का मतलब क्या होता है? लवक, हरित लवक जो होता है उसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं है। और एम का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और तीसरा एन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, और ये भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तीन कोशिकांग याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र से नाम याद रख लेना, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, इन तीन नाम याद रखना, PMN। ये तीनों दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। प्रश्न पूछे जाते हैं निम्न में से दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो ये तीन दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसके अलावा आप आगे पढ़ेंगे, बाकी आएंगे वो एक झिल्ली युक्त कोशिकाएं आएंगे, और जैसे केंद्रिका वगैरह आएगी, वो कुछ झिल्ली रहित कोशिकांग भी आएंगे, तो वो आगे हम बात करेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर की बात कर ली तो इसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। बाह्य झिल्ली है वो चिकनी होती है, वह समतल होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कि आपको मैं दिखा दूँ, ये आप देख पा रहे हैं इतना, ये झिल्ली है वो चिकनी है और समतल है एकदम। जबकि आंतरिक झिल्ली है वो, उसमें अंगुली के समान पर्वत पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं, ऐसे अंगुली के समान वलन पाए जाते हैं। ऐसे, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ऐसे अंगुली के समान वलन पाए जाते हैं और आंतरिक झिल्ली में पाए जाते हैं। बाहरी झिल्ली चिकनी में समतल होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली में अंगुली के समान वलन पाए जाते हैं। और इन वलनों को क्या कहते हैं? इन वलनों को बोलते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? इन वलनों को कहा जाता है क्रिस्टी। और यह प्रश्न पूछा गया 2000 रिट में 2015 या 18 में पूछा गया है कि क्रिस्टी क्या है। क्रिस्टी पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है क्रिस्टी, या समान वलन पाए जाते हैं। कैसा पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया क्रिस्टी का, ये मेरे को पता है, लेकिन प्रश्न क्या था वो अभी मेरे को याद नहीं है। मैं जो इसके इन प्रश्न उत्तर कराऊंगा उसमें मैं जरूर लेके आऊँगा वो प्रश्न कि क्रिस्टी क्या है, उसमें पूछा गया था। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो अंगुली के समान पर्वत पाए जाते हैं, जैसे आपको दिखा दूँ, ये अंगुली के समान पर्वत पाए जा रहे हैं, देखो ऐसे, ये अंगुली के समान जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इन पर्वतों को क्या कहते हैं? इनको कहा गया है क्रिस्टी। ठीक है, ये क्रिस्टी होती है। और क्रिस्टी की सतह पर अन्य संवर्त कण लगे होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? ऑक्जिसोम कहते हैं। इन पर जैसे F0, F1 ये संवर्त कण पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? ऑक्जिसोम कहते हैं। और क्रिस्टी के मध्य भाग को, जो मध्य भाग है उसको बोलते हैं आधात्री या मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधात्री या मैट्रिक्स। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप जब सॉल्यूशन पढ़ोगे
पादपों शोषण या जंतुओं में शोषण की बात करेंगे तो आप उसमें अनोक्सी शोषण ऑक्सी शोषण की बात करेंगे, तब आएगा कि मैट्रिक्स आधात्री, वहाँ मतलब ये क्रिया मैट्रिक्स में संपन्न होती है। तब आपको पता होना चाहिए कि आधात्री या मैट्रिक्स क्या होते हैं। जो वलन पाए जाते हैं इन्हें क्रिस्टी कहते हैं, और वलनों के अंतर्गत जो स्थान पाया जाता है क्रिस्टी के मध्य भाग में उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ आप दिखा सकता हूँ, ये बाह्य झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली है, वो ये क्या है क्रिस्टी है, इधर ऐसे है ना, ये क्रिस्टी है। और जब ये बीच वाला स्थान है ना, ये क्या कहलाता है, आधात्री कहलाता है। क्या कहलाता है, आधात्री कहलाता है। ये देखो ये आधात्री अंदर वाला भाग, ये भाग पूरा भाग है जो आप देख पा रहे हैं, ये आधात्री वाला भाग है। इसे ये अंदर भरा हुआ भाग है लाल कलर का, ये सब आधात्री वाला भाग है। तो ये आप आधात्री है। और ये जो वलन पाए जा रहे हैं जैसा आप देख पा रहे हैं, देखो ये जो ये वलन पाए जा रहे हैं इधर ऐसे, ये क्या है, ये वलन है, ये क्या है, ये कहलाते हैं क्रिस्टी कहलाते हैं। और ये जो बाहरी परत पाई जाती है, ये जो बाहरी परत है ये क्या कहलाती है, बाह्य झिल्ली। और ये अंदर वाली है, ये आंतरिक झिल्ली है। ठीक है, ये है कोशिका की प्रारूपिक संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जो मैट्रिक्स में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनके बारे में। तो मैट्रिक्स में 65 से 70% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, जबकि 25% है वो फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, और 0.5% है वो आरएनए पाया जाता है। मतलब 65 से 70% की बात करें तो उसमें प्रोटीन पाया जाता है, अधिकांश भाग प्रोटीन का बना होता है मैट्रिक्स में। और 25% फॉस्फोलिपिड मतलब फैट पाई जाती है, जबकि 0.5% आरएनए होता है। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए और राइबोसोम भी होते हैं। मतलब आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किसमें स्वयं के डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो एक तो है एक तो है प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरा बात करेंगे हम लवक या प्लास्टिड की, ये प्लास्टिड, इन दोनों में खुद के डीएनए व राइबोसोम पाए जाते हैं। थोड़ा सा पेन को बड़ा कर लेता हूँ, ये बड़ा कर लिया। तो एक तो प्लास्टिड और एक माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों में स्वयं के डीएनए भी पाए जाते हैं और स्वयं के राइबोसोम भी पाए जाते हैं। अब देखो इसमें आरएनए भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड भी पाया जाता है, राइबोसोम डीएनए खुद के पाए जाते हैं। और इसमें एंजाइम शोषण पाए जाते हैं जो खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण करते हैं। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करने का कार्य करने वाले शोषणी एंजाइम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। अब नेक्स्ट हम वीडियो में लवक की बात करेंगे और जितने भी कोशिकांग हैं उनकी बात करेंगे। और इसके बाद हम केंद्रक की बात करेंगे, और केंद्रक में केंद्रिका, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होते हैं। उसमें पादप व जंतु कोशिकाओं में अंतर की बात करेंगे। इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको रेट संबंधी तैयारी कर रहे हैं आप, तो इनकी अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपके पास बुक्स वगैरह नहीं है और वापस बुक्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विद MS। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।